1900 का वो दौर जब इंसान ने खुद को भगवान समझ लिया था। साइंस और इंजीनियरिंग ने ऐसे सपने देखने शुरू किए जो पहले कभी संभव नहीं थे। उन्हीं सपनों में एक था टाइटैनिक, जो 31 मई 1911 को बनकर तैयार हुआ ताकि यात्रियों को अटलांटिक महासागर के पार की एक शानदार और आरामदायक समुद्री यात्रा कराई जा सके। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो उस दौर की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। एक तैरता हुआ महल, शाही आराम और बेजोड़ तकनीकी से बना उस समय का सबसे बड़ा जहाज था, जिसके बारे में कहा गया था कि ये किसी भी कंडीशन में डूब ही नहीं सकता। एन अनसिंकेबल शिप। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात को अपनी पहली यात्रा में अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में आइसबर्ग से टकराकर डूब गया और इस सपने ने कुछ ही घंटों में विज्ञान, घमंड और मानव त्रासदी का सबसे बड़ा उदाहरण बना दिया। ऐसा क्या हुआ इस जहाज के साथ जिसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार। शुरुआत करते हैं कि क्यों टाइटैनिक जैसे सबसे बड़े और आरामदायक जहाज को बनाने का ख्याल मन में आया। 17 दिसंबर 1903 में जब दुनिया में पहली बार इंसान ने आसमान में उड़ान भरी, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज उड़ाकर इतिहास बना दिया। लेकिन ये उड़ान सिर्फ 12 सेकंड की थी। उस समय हवाई जहाज सिर्फ एक प्रयोग था। हवाई सेवा शुरू होने में अभी सालों लगने वाले थे। उस दौर में अगर किसी को यूरोप से अमेरिका जाना होता तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए समुद्र ही एकमात्र रास्ता था। दुनिया के बड़े देशों के बीच एक अलग ही प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी, समुद्र पर राज करने की दौड़। ये दौड़ सिर्फ सैन्य शक्ति और हथियारों से ही नहीं थी, बल्कि ये थी व्यापार, यात्री सेवाएं और प्रतिष्ठा की भी। और समुद्र पर राज करने के लिए ब्रिटेन की दो बड़ी जहाज कंपनियों के बीच एक मुकाबला शुरू हो गया था। एक तरफ थी क्यूनार्ड लाइन, जो तेजी में सबसे आगे थी, और दूसरी तरफ थी व्हाइट स्टार लाइन, जो अब ऐसा जहाज बनाना चाहती थी जो सबसे बड़ा और सबसे आरामदायक हो। 1906 में क्यूनार्ड लाइन ने दुनिया को चौंका दिया जब उसने अपने दो जहाज लॉन्च किए, RMS लुसिटेनिया और RMS मॉरिटेनिया। मॉरिटेनिया ने अटलांटिक महासागर को सबसे तेज और कम समय में पार किया था और ये रिकॉर्ड 20 साल तक कायम रहा। इसे अटलांटिक ओशन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यूनार्ड की तेज रफ्तार और सरकारी समर्थन ने व्हाइट स्टार लाइन को चुनौती दे दी थी। यह कंपनी स्पीड के मुकाबले शानदार अनुभव और सुविधाओं में विश्वास रखती थी। 1908 में व्हाइट स्टार लाइन ने दुनिया को चौंकाने वाला निर्णय लिया। 3 विशाल और लग्जरी जहाज बनाए जाएंगे जिन्हें कहा गया ओलंपिक क्लास शिप्स, जिनमें थे RMS ओलंपिक, RMS टाइटैनिक और ब्रिटानिक। ओलंपिक श्रेणी के शिप अपनी भव्यता और आकार के लिए जाने जाते थे। इनका निर्माण हुआ ब्रिटेन के हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में, बेलफास्ट आयरलैंड में। और यह सब तब हो रहा था जब हवाई जहाज केवल प्रयोगशाला में उड़ रहे थे और दुनिया की सारी उम्मीदें समुद्र पर ही टिकी थी। यहीं से शुरू हुआ टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज़ों को बनाने की सोच का। तीनों जहाज़ों के डिजाइन एक जैसे थे, लेकिन हर अगले जहाज में सुधार किया गया। पहले ओलंपिक बना, फिर टाइटैनिक और आखिरी में ब्रिटानिक, ताकि शिपयार्ड पर काम का दबाव भी कम हो और क्वालिटी में भी कोई समझौता ना हो। ओलंपिक जहाज का निर्माण 1908 में शुरू हुआ और इसे 1911 में सेवा में उतारा गया। टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ था। टाइटैनिक ओलंपिक से 4 फीट लंबा और 1000 टन भारी था। जब ओलंपिक बनकर चलने लगा तो उसमें कुछ कमियां पाई गई, जैसे कुछ सेक्शन में स्पेस की कमी, थोड़ी अनस्टेबिलिटी आदि। इन्हीं फीडबैक्स को लेकर टाइटैनिक को थोड़ा और बेहतर बनाया गया, जैसे इंटीरियर ज़्यादा रिफाइंड थे, हल थोड़ा मजबूत किया गया, सेफ्टी फीचर्स को बेहतर बनाया गया। इसे बनाने में लगभग 26 महीने लगे और इसमें 3000 से ज़्यादा लोगों ने काम किया, जिनमें काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर और मजदूर शामिल थे। यह जहाज करीब 882 फीट लंबा,
92 फीट चौड़ा और 175 फीट ऊंचा था, एक 16 मंजिल बिल्डिंग जितना। इसका वजन करीब 46,329 टन था, जो इसे उस दौर का सबसे भारी जहाज बनाता था। पहली बार एक जहाज को इस तरह से बनाया गया था कि वह राजमहल जैसा लगे, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, तुर्की बाथ, लाइब्रेरी, शानदार सीढ़ियाँ और आलीशान कमरे शामिल थे। पहली क्लास ही नहीं, तीसरी क्लास के यात्रियों को भी अच्छा अनुभव दिया गया, जो सुविधाएं एक बड़े लग्जरियस होटल जैसी थी। टाइटैनिक को चलाने के लिए 3 प्रोपेलर्स थे, 2 बड़े रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन से जुड़े और एक बीच का स्टीम टरबाइन से। स्टीम टरबाइन जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी मानी जाती थी, जिससे ज़्यादा स्पीड और कम वाइब्रेशन मिलता था। हालांकि इससे पहले भी ये टेक्नोलॉजी यूज हो चुकी थी, लेकिन इस बार पहली बार यह बड़े पैमाने पर हो रही थी। जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया था, अगर 1, 2 या 4 कंपार्टमेंट में पानी भर जाए तो भी यह जहाज डूबेगा नहीं। इसके लिए इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जिनमें मोटी स्टील की दीवारें थी जो अंदर से दरवाजों से सील हो जाती। यही वजह थी कि इसे अभी तक का सबसे सुरक्षित जहाज और अनसिंकेबल कहा गया। लोगों को लगता था ये कभी डूब नहीं सकता। सारी तैयारियों के बाद वो ऐतिहासिक दिन आ गया, जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हजारों लोग साउथहैम्पटन बंदरगाह पर टाइटैनिक को देखने और विदा करने आए थे, जो 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर निकला। करीब 2224 लोग जहाज पर सवार हुए। जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे, जिनके पास 40 साल से ज़्यादा का अनुभव था। इसमें व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे ब्रूस इसमें भी थे। इसके अलावा क्रू मेंबर अमीर, करीब और वो जिनके पास बस एक उम्मीद थी, एक बेहतर जिंदगी की तलाश। टाइटैनिक को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से चेरबर्ग और क्वींसटाउन होते हुए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर तक जाना था। टाइटैनिक जब समुद्र में आगे बढ़ा तो मौसम साफ था और सब कुछ सामान्य चल रहा था। 14 अप्रैल को जहाज अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में पहुंचा, जहां तापमान बेहद ठंडा था। टाइटैनिक को सुबह 9 बजे सबसे पहली चेतावनी मिलती है, जो थी RMS कैरोनिया से। सिग्नल था कि क्षेत्र में बड़े आइसबर्ग और बर्फीले इलाके देखे गए हैं, सावधानी से आगे बढ़ें। दोपहर 2 बजे RMS बाल्टिक से एक और आइसबर्ग चेतावनी मिली। इस संदेश के बाद व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे ब्रूस के कहने पर कैप्टन स्मिथ ने जहाज को थोड़ा दक्षिण की ओर मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन स्पीड कम नहीं की गई, क्योंकि जे ब्रूस पर समय से पहले न्यूयॉर्क पहुंचने का दबाव था। उस समय जहाज लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, जो कि अपने टॉप स्पीड के पास था। कुल 6 चेतावनी मिलती है, जिसमें आखिरी चेतावनी रात 10:55 पर मिलती है, जो थी SS कैलिफोर्निया जहाज से। सिग्नल था, हम रुक गए हैं, चारों तरफ बर्फ है, सावधानी से आगे बढ़े। लेकिन उन्हें भी गंभीरता से नहीं लिया गया। बिना चांद और दूरबीन के रात के अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। रात 11:40 पर अचानक एक बड़ा सा आइसबर्ग सामने आ गया और टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा गया, जिससे उसके नीचे की 6 वाटर टाइट चैम्बर फट गए। जहाज में धीरे धीरे पानी भरने लगा। कप्तान ने तुरंत मदद के लिए SOS सिग्नल भेजने शुरू किए। रॉकेट भी छोड़ी गई, लेकिन आसपास कोई जहाज तुरंत नहीं पहुंच सका। सबसे पास SS कैलिफोर्नियन था, लेकिन उसका रेडियो ऑपरेटर भी सो चुका था। जहाज डूब रहा था, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 20 थी। 2200 से ज़्यादा लोगों में आधे से भी कम लोगों के लिए जगह बन पाई। जान बचाने की होड़ मच गई और इस तरह करीब 2 घंटे बाद 2:20 पर टाइटैनिक महासागर की गहराइयों में समा गया और हमेशा के लिए समुंदर में खो गया। 15 अप्रैल की सुबह RMS कारपेथिया ने बचे हुए 700 से ज़्यादा लोगों को बचाया। करीब 1500 से अधिक लोग इस हादसे में मारे गए, ज़्यादातर बर्फीले पानी में डूबकर या ठिठुरकर। और अडूबने वाला जहाज सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी बन गया। ऐसी क्या कमियां रह गई थी जो मौके पर होती तो टाइटैनिक को बचाया जा सकता था? आइए जानते हैं। चेतावनियां मिलने के बाद भी जहाज तेज रफ्तार से चल रहा था। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, उसे रोकने के लिए
उतना ही कम रिएक्शन टाइम मिलेगा। स्पीड कम होती तो यह हादसा काफ़ी हद तक टल सकता था। जहाज़ के डिजाइन में कुछ टेक्निकल कमियां थी, जैसे बल्क हेड्स पूरी ऊंचाई तक नहीं थे, जिससे पानी एक के बाद दूसरे कंपार्टमेंट में भरता चला गया, और लाइफ बोट्स केवल 20 ही थी, जबकि ज़रूरत कम से कम 50 की थी। यह सब मिलकर बना घमंड, जल्दबाजी और लापरवाही का संगम, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी को जन्म दिया। टाइटैनिक का मलबा 1 सितंबर 1985 को अटलांटिक महासागर की गहराइयों में मिला था। टाइटैनिक आज भी गहराइयों में सो रहा है, लेकिन हमें सिखा गया कि तकनीकी बड़ी हो सकती है, लेकिन समझदारी और जिम्मेदारी उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या टाइटैनिक सिर्फ हादसा था या इंसान की भूल। मिलते हैं अगली वीडियो में।